आप सभी का जॉब्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की यह वीडियो में हम लोग सीडीपी का जो जेटेट 2025 में होने जा रहा है, पेपर 1 में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी 30 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 जो 6 to 8 का है उसमें भी 30 मार्क्स का रहेगा। तो सीडीपी का यह पहला क्लास है और ये जो नोट्स है यह पेड नोट्स है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6206096939 पर मैसेज कीजिए जेटेड नोट्स, तो मैं आपको यह प्रोवाइड कर दूंगा। सारे चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। तो वीडियो का सीडीपी का पहला क्लास है जो जेटेड सीटेड या कोई भी सीटेट हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम लोग जीन पियाजे के बारे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या है। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, तो 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्जरलैंड में। इस विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने ही किया था। संज्ञानात्मक विकास का बात कर रहा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट का बात कर रहा है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक संज्ञान मानसिक विकास का अध्ययन किया था। जीन पियाजे के सिद्धांतों को अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे का मानना है कि जिस तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे से वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। परिभाषा को जानें, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक तथा सक्रिय ज्ञान निर्माता है जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक को किसने कहा था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय ज्ञान निर्माता करने वाले होते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे कोग्निटिव कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझेंगे। पहला जो मैं एक वर्ड है ये क्या है? अनुकूलन। इससे क्वेश्चन बनता है। अनुकूलन का इंग्लिश क्या है? अडॉप्टेशन। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। जैसे कि मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वैसे ही उनका चिंतन भी उन परिवर्तनों के अनुकूल होता है जो भी वे अनुभव करते हैं। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं समायोजन और समावेश शामिल है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास दो प्रक्रियाओं संतुलन और अनुकूलन से होता है। अनुकूलन में दो उपक्रियाएं समायोजन और आत्मसातीकरण शामिल है। अनुकूलन में स्थित जन्य मांगों को पूरा करने के लिए बच्चे का परिवर्तन शामिल है। अभी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आपको बता दो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा। आत्मसतीकरण और समायोजन को पढ़े, इसके जो दो बिंदुओं को पढ़े। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, इसका अर्थात यदि आप जेटेट जो झारखंड टेट है 2025 में होने जा रही है उसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू हिंदी मीडियम में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 620609696939 पर मैसेज करना है जेटेट नोट्स 2025। मैं आपको सारी आगे की प्रोसेस बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बिना लेट के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं आत्मसात्करण नई वस्तुओं या विचारों को समझने की मौजूदा क्षमता के साथ समझना है। आत्मसात्करण को हम समावेशी भी कह सकते हैं। यह हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में जानकारी लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति पूर्व मौजूदा मानसिक संरचना में बिना किसी बदलाव के नए जानकारी लेता है और उसकी व्याख्या करता है। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभवों और धारणाओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना स्कीमा में अनुकूलन करके समझता है। समझे आप लोग? क्या समझे कि नहीं? देखिए, आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अनुभव मतलब कोई भी चीज़ को करके पता लगता है ना कि हाँ इसको ऐसा अनुभव हुआ है, उसको छुए तो हमको क्या लगा? गर्म लगा। तो एक अनुभव बनाओ और धारणाओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना स्कीमा में अनुकूलन करके समझता है। इसका मतलब क्या है? देखिए,
कोई भी बच्चा क्या करता है ना, बोला जाता है ना कि किसी भी बच्चे को कि उसको मत छो वो गर्म है, तो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि गर्म है, कैसा गर्म है, गर्म लगेगा तो कैसा लगेगा, वो अपने आप में सोचते रहता है और जाके वो टच कर देता है। जब टच करता है तब उसको अनुभव होता है कि हाँ सच में गर्म है। और धारणा क्या है, धारणा यही है कि गर्म है, गर्म को छूने से गर्म लगेगा, और मौजूदा वो संज्ञानात्मक इसकी स्कीमा में वो चीज़ को अनुकूलन करके चीज़ों को समझता है। यही है। जैसे एक उदाहरण है, आप देख लीजिए, उदाहरण को समझिए। मान लीजिए एक बच्चा जो गाय से परिचित है, वह भैंस को देखकर 4 पैर वाले जानवर गाय के मौजूदा स्कीमा में अधिक जानकारी जोड़कर एक अनुभव के अनुकूल होगा। मतलब मैंने जो समझाया वो थोड़ा अलग है, लेकिन इसको समझिए, इसमें अच्छा सा समझाया गया है। मतलब एक बच्चा जिसने गाय देखी है, वह भैंस को देखकर कहता है कि यह भी गाय है। मतलब उसके उसके समान, ये वो जो मैं एग्जांपल दिया दूसरा है, सॉरी, ये जो मैंने मैंने चीज़ों को समान रूप से वो चीज़ों को सोचता है कि देखिए 4 पैर वाले सोचता है कि गाय है, तो कोई भी 4 पैर वाला जो गाय के आकार का होता है उसको लगता है गाय होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे वो गाय को देखा, लेकिन वो भैंस भैंस को देखकर भी गाय कहने लगा, जैसे कि यहाँ लिखा है। मतलब एक बच्चा है जिसने गाय देखी है और वह भैंस को देखकर कहता है कि यह भी एक गाय है, तब हमें उसे बताएंगे कि यह एक भैंस है, तो वह अपने आप ही दिमाग में बैठा लेगा कि हर 4 पैर वाला जानवर गाय नहीं होती है, भैंस है, क्योंकि इसका रंग ऐसा है और देखने में ऐसा है। अब कक्षा में समझते हैं, जब शिक्षक नई अवधारणाओं का परिचय देते हैं तो वह अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर, जो पहले पूर्व ज्ञान बच्चा का होता है उसी के साथ जोड़कर आत्मसात करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। समझे दोस्तों? यदि आप सभी इसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 6206096939 के मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, तो आपको मिल जाएगा। समायोजन, समायोजन एक नई वस्तु के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समायोजन। समायोजन को पढ़ेंगे हम लोग। समायोजन एक नई वस्तु के साथ संतुलन करने की प्रवृत्ति, मतलब नई वस्तु में अनुकूलन होने के लिए किसी की समझ को बदलना होता है। समायोजन तब होता है जब किसी व्यक्ति को नई स्थिति का उत्तर देने के लिए मौजूदा योजनाओं को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चा अपने चूसने के तरीके को संशोधित करता है और एक नए खिलौने को चूसने को शामिल करता है। जब कभी आत्मसात करने की प्रक्रिया काम नहीं करती है, क्योंकि यह नए अनुभवों के किसी भी मौजूदा स्कीम में अनुकूलन नहीं होते हैं, तो नए अनुभव के अनुकूलन होने के लिए एक नए स्कीमा विकसित करना होता है। एक नया स्कीमा बनाने और किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन करके सोचने और करने के विधियों को समायोजित करने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहा जाता है। समझे? नहीं समझे? चलिए आप उदाहरण को समझा से, उदाहरण को देखिए, उदाहरण से आपको समझ में क्लियर आ जाएगा किस प्रकार से क्या है। उदाहरण को देखते हैं दोस्तों हम लोग, इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। चलिए उदाहरण को पढ़ते हैं। मान लीजिए आप चेन्नई में छात्रों की एक कक्षा को वर्ष के लगभग 4 मौसम पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके पास सर्दियों के मौसम के बारे में स्कीमा ना हो, माने पहले पूर्व उसका मतलब पता ना हो, तो सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है, नई चीज़ें से उसकी स्कीमा बनाना पड़ता है। मतलब आप चेन्नई शहर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक के तौर पर, और आप उनको पढ़ाएंगे कि भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं, भारत में 4 ऋतु होते हैं। ये चीज़ें आपको उसको पहले बताना होगा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। दोस्तों अगर आप इसका नोट्स पर कंप्लीट जेटेड का नोट्स लेना चाहते हैं तो 6206096939 इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, जेटेड कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा। उसके आगे आप देखिए, जब आप उन छात्रों को शरद ऋतु के बारे में बताएंगे तब उनको यकीन नहीं होगा कि शरद ऋतु भी होती है, यानी कि ठंडा मौसम भी होता है जिसमें हम समय स्वेटर पहनते हैं। और इसी प्रकार वो अपने दिमाग में ऐसी स्कीमा और बना लेंगे कि ऐसा भी एक मौसम होता है जिसमें सर्दी पड़ती है। तो इसी प्रकार से आप वो नए स्कीमा बनाते हैं। संतुलन को समझे। जीन पियाजे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समावेशी, आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति, संरचनाओं, धारणाओं, स्कीमा में एकीकृत करते हैं। चीज़ों को समझे। पहले से जो मौजूद होता है उसको स्कीमा कहते हैं, और नए चीज़ों को जब इसके साथ मिला के चीज़ों को
इकट्ठा करते हैं, एकीकृत करते हैं, तो इसी को ये बोला जाता है। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करते हैं। दो बिंदु को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन की देखिए, इसमें क्या चीज़ें हैं। संतुलन तब होता है जब एक बच्चा पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के बीच सामंजस्य बनाता है और जब उसकी योजनाएं समावेश के माध्यम से सबसे नई नई जानकारी में समाधान कर सकती है। तो इसी प्रकार असंतुलन की स्थिति तब पैदा होती है जब नई जानकारी मौजूदा मानसिक निरूपण समावेश में समा नहीं सकती हो। स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, इसको समझे। ये क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा कहा जाता है, सॉरी स्कीम्स कहा जाता है, मैंने गलत किया बताया। स्कीम्स और स्कीमा दो टर्म होता है। स्कीम्स क्या है, पूछा जाता है दोस्तों। स्कीम्स क्या है, अनुभव या व्यवहार को, अनुभव मतलब जो तुमको आपको अनुभव मिला किसी भी चीज़ से, या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीम्स कहा जाता है। स्कीमा क्या कहा जाता है, जीन पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड और ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक रूप कहा है। एक स्कीमा को विश्व के जुड़े हुए मानसिक अवयवोदन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने और प्रतिक्रिया करने के लिए करते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही संरक्षित होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है और इसे हम स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गौर कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, और एक बात, यदि आप इसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, जेटेट का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 62060969 और 39 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जेटेट कंप्लीट नोट्स 2025 मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद आप देखिए जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिसका मैंने बताया। उसका जन्म कब हुआ था, 1809 कब हुआ था, 1800, आप बताइए, आप कब हुआ था बताइए। और उसका तारीख क्या था, 8 अगस्त, 9 अगस्त कब हुआ था। चीज़ें सारे आप याद कीजिए, पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था सब जानता, लेकिन कब हुआ था अभी पूछा जाता है। चलिए, जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास, कुछ संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसमें 4 चरण में वर्गीकृत किया है। पूछा जाएगा कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बताया था 4 अवस्थाएं, सॉरी कितने अवस्थाएं बताए थे, 4 अवस्थाएं बताए थे। तो अवस्था चारों को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 4 अवस्थाएं क्या क्या है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष है। क्या है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। और मृत संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। देखिए इसमें क्या है, पूर्व मैंने पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होगा, क्योंकि देखिए संवेदी गामक मतलब चीज़ों को मतलब संवेद करता है, तो आप समझेंगे आगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मृत संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष कहीं कहीं देखा जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11, 12 से 15 वर्ष। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से माने 2 वर्ष है। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मैंने बताया ना, हाथों को हिलाकर चीज़ों को सीखता है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। संवेदी गामक अवस्था चीज़ों को अपने हाथों को पैरों को हिलाकर चीज़ें सीखता है। चलिए दोस्तों इसको क्लियर करते हैं। इस अवस्था में शुरू में अपनी यांत्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंध का उपयोग करके दुनिया के बाद का निर्माण करता है। जैसे कि कुछ चीज़ें पकड़ने, खिलौने, जो उसने और कदम रखने जैसे शारीरिक संबंध का उपयोग करते हैं। और वह अपने यांत्रियों जैसे सुनना और देखना का भी उपयोग करते हैं। इस चरण के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है वस्तु स्थितित्व का विकास। वस्तु स्थितित्व का विकास मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इस अवस्था में क्या होता है ना, इस अवस्था में वस्तु स्थितित्व का गुण आ जाता है, यानी कि शिशु अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। चीज़ों को समझे नहीं समझे, समझा देता हूँ। संवेदी गामक अवस्था जो कि जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास अवस्था का पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। और इस अवस्था में शरीर के अंगों को हिलाकर चीज़ों को सिखाया जाता है, जिसे ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। और इसमें ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस वस्तु का अस्तित्व भी होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात क्या होता है, शिशु के दिमाग में वस्तु की छाप बनना शुरू हो जाता है और वो चीज़ों को समझने लगता है कि कौन क्या है, किसके लिए उपयोग हो जाता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा अवस्था है क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आपको क्या बताया था, बिना देख के बताइए, कि 2 से 7 वर्ष है। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज को बोला जाता है। सेकंड, यह क्रिया करने की पहली अवस्था है। इसमें बच्चा सामने वाले से सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब समझे कि नहीं, समझ चुके होंगे आप लोग कि चीज़ों को समझ पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बच्चा अवधारणात्मक अपरिवर्तनीयता, भाषा विकास, केंद्रीकरण, अकेंद्रवाद और जीववाद प्राप्त करता है। बच्चे में स्मृति, कल्पना और जिज्ञासा का विकास हो जाता है। इस अवस्था में वह चीज़ों को प्रतीकात्मक रूप से समझने में सक्षम होते हैं, जैसे कि वह खेलते समय घर घर खेलते हैं और चाय पार्टी भी करने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। इस अवस्था में सोचना उदासीन है और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। चीज़ों को समझे, इस अवस्था में क्या होता है ना, बालक स्वयं में लीन रहता है, दूसरों के बातों को गौर नहीं करता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। इस अवस्था में सोचना उदासीन है, न्यूट्रल है, वो सोचता नहीं है ज़्यादा किसी भी चीज़ को। जैसे अभी के जो हम लोग किशोर अवस्था में किसी के बात को दिमाग में ले लेते हैं, है ना, कि ज़्यादा उसमें सोचने लगते हैं, बेमतलब का ओवर थिंकिंग होता है। लेकिन उस टाइम जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 वर्ष में बच्चे अपने मस्त मौला रहता है, अवस्था में सोचना उदासीन है, एकदम नहीं, न्यूट्रल रहता है और दूसरों के दृष्टिकोण पर भी विचार नहीं करता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बस छट से पट वो भूल जाता है। समझ गए, है ना। जीववाद क्या है, देखिए इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जीववाद ये सीटेट में एकदम पक्का क्वेश्चन बनेगा इसमें दोस्तों। हाँ, और एक बात, यदि आप इसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं जेटेड का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 620609 और 39 इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जेटेड कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जीववाद को देखेंगे, क्या होता है जीववाद। यहाँ देखिए आप, इससे एकदम क्वेश्चन बनता है दोस्त, एकदम क्वेश्चन बनता है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें, है ना। जीववाद को समझेंगे हम लोग। जीववाद एनिमिज्म। जीववाद अवस्था में बच्चा का क्या होता है ना, जीववाद अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। ये मत सोचिए कि अंतर कर पाता है, तो जीववाद है, मतलब वो नहीं जान पाता है कि जीवित कौन है और मृत कौन है, तो उसमें वो कन्फ्यूज में फंसा हुआ है, ठीक है ना। जीववाद ये कौन सा अवस्था में है दोस्तों, जीववाद वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना दोस्तों। इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नंबर पे व्हाट्सअप करना है। जीववाद अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है। जीववाद वह क्षमता है जो बच्चा सोचता है कि निर्जीव वस्तु में एक व्यक्ति की तरह जीवन और भावनाओं और इरादे होते हैं। जैसे कि जब वह खिलौनों के साथ खेलता है तब उसे बात भी करता है और उसके साथ खेलता भी है। कोई भी बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है, तो वह जीववाद की स्थिति में होता है और जीवित और निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों। देखेंगे आपके खिलौने के साथ कोई गुड़िया के साथ बात करता है, तो कोई बाइक के साथ बात करता है, कार के साथ बात करता है, ये है तुम मेरा कार है, तुम दौड़ेगा, तुम ये करेगा। खिलौने के साथ बात करता है, विभिन्न प्रकार के खिलौने के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं, अपना अपना वो मतलब जान से प्यार करते हैं। तो इसी प्रकार इसी को जीववाद कहा जाता है। अहंग केंद्रवाद, इसको भी समझिए। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वही सब सोचते हैं और वही ठीक है, इसको बोलता है अहंग केंद्रवाद। ठीक है दोस्तों। अपरिवर्तनीयता, ये क्या है, इसमें बच्चा वस्तुओं, शंकाओं, समस्याओं आदि को पलटना नहीं जानता है, ठीक है ना। इसमें बच्चे के साथ यही होता है ना कि आप 4+5 उसको 9 बताएंगे और 5+4 उसको पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कि इसमें बताया गया है कि अपरिवर्तनीयता स्थिति में क्या होता है बच्चे के साथ अगर संख्या की बदला बदली किया जाए, जैसे 4+5 या कोई भी चीज़ों का, और बराबर हम 9 बताएंगे और 5+4 क्या होगा, तो वो 9 ही लिखेगा दोस्तों, नहीं समझ पाएगा चीज़ों को, समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुद्रा संप्रायतय, भार, ऊंचाई, दूरी आदि की धारणा की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे कि यदि आप बच्चे के सामने 100 के नोट रख देंगे और एक तरफ चिल्लर रख देंगे, तो उसमें से वह चिल्लर को ही
ले चलेगा, क्योंकि वह देखने में ज़्यादा लगते हैं और भारी लगेंगे तो उसको लगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है दोस्तों, उसको यह ज्ञान नहीं है कि वो 100 का नोट है या चिल्लर है। उसके बाद केंद्रीकरण क्या है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो वह अवस्था केंद्रीकरण कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने दूसरा अवस्था जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष से इसको कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग तीसरी अवस्था मृत संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष से इसको देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 2 अवस्था को देख लिया, तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है, चीज़ों को समझेंगे। इसमें क्या है, इसको इन चारों अवस्था को समझना होगा, इसी से क्वेश्चन बनता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार आदि की धारणा का गुण आ जाता है। मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो जो कमी थी ना, चीज़ों को पलट नहीं पा रहा था, वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं ढूंढ पा रहा था, मुद्रा भार आदि की धारणा वो समझ चुका है इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करना भी समझ जाता है। बड़ी बात है, बहुत अच्छा बात है। बच्चे वस्तुओं की उनकी संख्या, द्रव्यमान आदि के आधार पर वर्गीकृत करना भी सीख जाता है। मूर्त मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट आ गया। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं। बढ़िया बात है, समझे। आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इस अवस्था में आता है। यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो यह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जैसे बच्चा, हमारे लिए पेड़ जरूरी है या नहीं? उत्तर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको समझिए, 11 से 15 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथा अवस्था है और अंतिम अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह अवस्था पियाजे के वर्गीकरण की चौथी अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 15 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण संक्रियात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। उनके नाम निम्नलिखित हैं। मानसिक प्रतिनिधित्व, संरक्षण, वर्ग समावेश, बहुवर्गीकरण। इसमें बच्चा अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है जहां मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकास किया जा सकता है। काल्पनिक और नकारात्मक तर्क के लिए सक्षम है। अमूर्त रूप से सोचने पर आसान ज्ञान और समस्या का हल करने की क्षमता होती है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे कि गणित के सवाल, गणित के सवाल। चीज़ों को हम लोग समझे कि अमूर्त रूप से सोचने पर आसान ज्ञान और समस्या का हल करने की क्षमता। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। निगमनात्मक क्षमता, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे कि गणित के सवाल मन में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, जो कि है, आपको बता दें, संवेदीपरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष से विशेषता है कि इंद्रिया और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को देखता है। देखना, सुनना, छूना, बोलना और प्राप्त करना आदि होता है। वस्तु स्थिति पे विकसित करता है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे के ज्ञानेंद्रियों और गति के उपयोग से शुरू होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा का उपयोग करना सीखता है। सोच अहंकार केंद्रित है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है, किसी एकल सुविधा द्वारा वस्तु को वर्गीकृत करता है। मृत संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष से संख्या आयु मतलब 6 वर्ष, द्रव्यमान आयु मतलब 7 आयु और वजन आयु 9 की स्थिरता प्राप्त कर देता है। समझ जाता है कि किसको कैसे समझना है। परिचालन सोच विकसित करता है, ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है, सोचता है, ठोस अंगगणितीय संचालन करता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे अधिक, जो कि 15 वर्ष तक है। काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्याओं से संबंधित हो जाता है। अमूर्त अवधारणा विकसित करता है, अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए संभावित होता है। हम लोगों ने क्या किया, जीन पियाजे के बारे कंप्लीट चीज़ें देखें। जीन पियाजे के बारे उसका जो अवस्था है, संज्ञानात्मक दीपक प्रिंसिपल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको देखें, चारों अवस्था को कंप्लीट पढ़े। तो अगर आपको फिर से मैं बता दूँ, इसका कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, इसका मतलब जेटेट का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे सीडीपी का,
तो CDP भी रहेगा, इसमें सब रहेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एक नंबर पर व्हाट्सअप करना, जो कि मैं बता दे रहा हूँ 62062060966969 इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। जेटेट नोट्स कंप्लीट 2025 आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आप सभी देख सकते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग है। लॉरेंस कोहलबर्ग के संपूर्ण नोट्स को हम लोग हिंदी में समझेंगे। चलिए दोस्तों, है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। हम लोगों ने जीन पियाजे को देख लिया है। चलिए दोस्तों, नैतिकता क्या है? नैतिकता मोरालिटी कहा जाता है इसको। नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटे कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले लघु कथाओं में से एक प्रसिद्ध लघु कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप समझिए। ये एक डॉक्टर की कहानी है। इसी के चीज़ों से जो कंप्लीट चीज़ों को आप समझ जाएंगे। हाँ दोस्तों, अरे एक बार इसके अगर नोट्स आप चाहते हैं तो मैंने इसका नाम बता दिया कि कैसे लेना है। आप वीडियो को देखिएगा शुरू में तो पता चल जाएगा। हाँ, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह दवाई एक तरीके का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंच उन सभी के पास गया जैसे वह जानता था कि, लेकिन उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से कम थे। उसने दवाई वाले से कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर मौका पाते ही उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो हिंज ने ऐसा सही किया? ऐसा किया तो क्यों किया? क्या ऐसा करना सही था? ऐसा तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ऊपर जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया कहानी डॉक्टर और उसकी हिंच और उसकी पत्नी की जो कहानी थी, वो तो उस चीज़ों को हम लोग देखें और इसी चीज़ों को जो 2 बातों पर हिंच ने बल दिया और चीज़ें के आगे की बताई। जैसे कि आप देखते हैं इस कहानी के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। पहला नैतिक दुविधा, दूसरा नैतिक तर्कना, है ना। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि हिंच अगर चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से लॉरेंस कोहलबर्ग यह समझाना चाहता है कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना क्या है। उससे वक्त आते हैं इंसानों के पास ऐसे समय आते हैं जब ये दोनों तरफ उसको सोचना पड़ता है और वो किधर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ये उसके मायने रखता है। तो हिंज ने क्या किया? हिंज ने दवाई चुराई उसके पत्नी के लिए। उसका पत्नी अगर जिंदा बचेगी तो हिंज सोचा कि मेरे लिए अच्छा है और मुझे ये करना होगा क्योंकि मेरे पत्नी का जान का बात है। और एक तरफ क्या है कि चोरी करना गलत है। तो इनमें से कौन ज़्यादा प्रायोरिटी पे है करने वाले का, वो डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं। तो नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बीच में फैसला लेना, वही नैतिक दुविधा है, मतलब उसमें फंस जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है नैतिक तर्कना। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने चोरी को चुना था, ये है नैतिक तर्कना। ओके। मॉरल डिलाइमा और मॉरल रीजनिंग। मॉरल डिलाइमा, नैतिक दुविधा क्या है कि सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जब ऐसा टाइम आता है ना कि हम लोग को सही और गलत के बारे में फैसला लेना है तो उसी को नैतिक दुविधा कहा जाता है। और नैतिक तर्कना, जब हम लोग कोई एक फैसला ले लेते हैं तो उसे नैतिक तर्कना कहा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया है। चलिए दोस्तों बताइए, तो जीन पियाजे ने अपने अवस्था को कितना अवस्था में बांटा था? संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो 4 अवस्था में बांटा था। कितने अवस्था में बांटा था? 4 अवस्था में बांटा था। अभी हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया है। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं।
और उसके प्रत्येक स्तर पर 2 चरण थे। तो स्तर 1 लेवल 1 में हम लोग देखेंगे प्राय रूढ़िगत नैतिक का स्तर या पूर्व पारंपरिक चरण बोला जाता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। चरण 1 दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अब कीजिए। पहला जो अवस्था है ना, पहला अवस्था हम लोग देखें है ना, प्राक या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था या पूर्व पारंपरिक चरण है ना लेवल, उस लेवल में 2 चरण है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, साधना आत्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा पालन में क्या है, इसमें बच्चे के नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की थी तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। चरण 2 में क्या है, साधना आत्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा, है ना। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उस बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, है ना। जैसे को तैसा सापेक्षता कहा जाता है। दूसरा लेवल है रूढ़िगत नैतिकता स्तर या पारंपरिक चरण, जो कि 10 से 13 वर्ष है। और पहला क्या था दोस्तों, प्राग रूढ़िगत नैतिकता स्तर या पूर्व पारंपरिक चलन, जो 4 से 10 वर्ष है। और इस अवस्था में देखिए हम लोग दूसरा लेवल में जो है पारंपरिक चरण में, है ना, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के हिसाब से सही और गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है ना। अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला एक उन्मुक्ता, गुड बॉय गुड गर्ल वाला, जो कि लेवल 2 में आता है। और कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसको चीज़ों को समझिए क्या है इन दोनों चीज़ों को। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। और कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा एवं अच्छा लड़की में क्या होता है ना, कुछ अच्छा दिखाने के लिए बच्चे उस पर वो अच्छा काम करने लगते हैं ना, अच्छा बनने के लिए। ऐसा करूँगा तो मैं अच्छा बन जाऊँगा किसी के सामने, तो यह लेवल 2 में आता है ना। वो पारंपरिक चरण में आता है। कानून एवं व्यवस्था भी इसमें ही आता है, लेवल 2 में। इसमें बच्चा क्या होता है ना, बच्चा कानून तथा समाज के बारे में सोचता है, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है ना। जैसे कि रेड लाइट पार करते हुए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वह ऐसा नहीं करेगा, उस चीज़ों को समझेगा। अभी भी जब कभी भी रेड लाइट दिखेगा तो वे रुक जाएंगे, है ना। लेवल 3 में हम लोग देखेंगे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर पारंपरिक चरण है, जो कि 13 वर्ष से ऊपर है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, जो निम्नलिखित है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, इसमें किशोर यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए। अगर किसी के नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना ही चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उस नियम को तोड़ देना होगा। चरण 2 में क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि स्वयं खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए नहीं, अपने जान पर भी खेल जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों की कुछ मुख्य आलोचना निम्नलिखित है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था, क्योंकि उनके अध्ययन के विषय में केवल पुरुष थे, महिला नहीं थी। पुरुषों और महिलाओं के नैतिक और मानववैज्ञानिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जहाँ पुरुष नियमों और न्याय के संदर्भ में सोचते हैं, वही महिला देखभाल और रिश्ते पर अधिक बल देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो महिलाएं ही नहीं होती है बल्कि पुरुषों से अलग होती थी, और उनकी कार्यप्रणाली न्याय की नैतिकता के अलावा देखभाल की नैतिकता पर और आधारित होती है। नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग के सिद्धांत को 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया गया था। नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण होते हैं, हम लोग इसको भी रिवीजन करेंगे। स्तर 1 लेवल 1 में पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो कि 4 से 10 वर्ष है। पूर्व परंपरागत नैतिकता नैतिक विकास की प्रारंभिक अवधि है। इस आयु में बच्चे के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से आकर लेते हैं। इस स्तर पर 2 चरण है। चरण 1 है आज्ञाकारिता और सजा, है ना, नियम। और दूसरा है बाध्य उद्देश्य अभिविन्यास। आज्ञाकारिता और सजा, इस स्तर पर बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो सजा मिलेगा। सजा से बचने का तरीका ही है